10 सितंबर साल 1965 जहां एक ओर इंडियन फाइटर प्लेन आसमान से पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर बम गिरा रही थी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सैनिक भी इन भारतीय विमानों को अपने तोपों से टारगेट कर रही थी। इसी बीच पाकिस्तान की ओर से एक तोप एक भारतीय विमान को टारगेट करने में सफल हो जाती है। प्लेन में धमाका होने से पहले ही पायलट इजेक्शन बटन दबाकर प्लेन से बाहर आ जाता है और पैराशूट के सहारे जमीन पर लैंड करने लगता है। अभी पायलट पूरी तरह से जमीन पर लैंड हुआ भी नहीं था कि पाकिस्तानी सैनिक इस पायलट के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। जैसे तैसे करके ये पायलट जमीन पर लैंड होता है और अपने आप को बचाते हुए वहां से भागता है। इसी बीच पाकिस्तानी सैनिक मारो मारो और गालियों के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस पायलट का बचना पूरी तरह से नामुमकिन था, क्योंकि जिस जमीन पर यह पायलट गिरा था यह पाकिस्तानियों की सरजमी थी। दोस्तों, यह घटना है भारत पाकिस्तान के 1965 की जंग की, जहां पर एक भारतीय विमान पाकिस्तान में जाकर क्रैश हो जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इस विमान का पायलट 24 घंटे से भी कम समय में दुश्मनों की आंखों में धूल झोंकते हुए पैदल ही भारत वापस आ जाता है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष्मान उपाध्याय है और आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बात है भारत पाकिस्तान के 1965 की जंग की। भारतीय सेना का जो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य था वो था आगे बढ़कर लाहौर पर कब्जा जमाना। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी जो बाधा बन रही थी वो थी 1950 में बनाया गया इक्शोगिल नहर, क्योंकि नहर की दूसरी ओर दुश्मन सेना ने अपने तोपों का काफिला लगा रखा था, जो भारतीय सेना को आगे बढ़ने में परेशान कर रही थी। और यही कारण था कि भारतीय सेना को यहां पर सिर झुकाकर रखना पड़ता था। एक के बाद एक पाकिस्तानी सेना अपनी इन तोपों से भारतीय सेना के इन ठिकानों को नष्ट करती जा रही थी। आखिरकार ऐसे में भारतीय सेना ने भारतीय वायुसेना की मदद लेने की सोची। 10 सितंबर 1965 की सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास आदमपुर हवाई अड्डे में पायलटों को बताया जाता है कि उन्हें कैसे पाकिस्तानी सेना की तोपों को नष्ट करना है। दोस्तों, इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर टीपीएस गिल और दारा फिरोज चिनॉय। दोस्तों, भारतीय विमानों ने 2 जोड़ों में उड़ान भरी और इन्होंने नीचे उड़ान भरकर उन तोपों को खोजने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। इसी बीच इन्हें हथियारों से भरी हुई एक ट्रेन दिखाई दे जाती है। ये विमान उस ट्रेन को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उस ट्रेन को ये पूरी तरह से बर्बाद भी कर देते हैं। और जब ये उस ट्रेन को बर्बाद कर वापस लौट रहे होते हैं तब इन्हें वो तोप दिखाई दे जाती है जिन्हें ये नष्ट करने के लिए पहले निकले थे। लेकिन ये अब चाह कर भी उन तोपों का कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके सारे बम उस ट्रेन को बर्बाद करने में खत्म हो चुकी थी। इन्होंने वापस लौटकर अपने कमांडर को ये बात बताई, ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि इनके सारे बम जो थे उस ट्रेन को नष्ट करने में खत्म हो चुके थे, जिसके कारण ये उन तोपों को नष्ट नहीं कर पाए। लेकिन इन्हें उस ठिकाने का पता चल चुका है। बाकी पायलट जो हैं खाना खाकर जाए और उस स्थान पर उन तोपों को पूरी तरह से नष्ट कर दें। पहले मिशन में गए पायलट में फ्लाइंग ऑफिसर चिनॉय भी मेज पर खाना खाने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पर काफ़ी भीड़ थी। काफ़ी सैनिक खाने के लिए लाइन में पहले लगे थे। जो खाना खिला रहे थे वो भी बाकी सैनिकों को अच्छे से खाना नहीं खिला पा रहे थे, क्योंकि वहां पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। चिनॉय को प्यास भी काफ़ी लगी थी, क्योंकि चिनॉय सुबह 7 बजे से मिशन पर निकले थे और सिर्फ वो चाय की 1 कप प्याली पीकर ही गए थे। लेकिन चिनॉय को पानी तक नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने एक वेटर को पानी लाने के लिए कहा, लेकिन वो भी अपने काम में इतना बिजी था कि वो चिनॉय को पानी लाकर नहीं दे सका। चिनॉय ने जल्दी जल्दी कहीं से अपने लिए 1 गिलास पानी का इंतजाम किया और जब चिनॉय फिर से बेस पर वापस आ रहे थे तब उन्होंने देखा कि उनके साथी फिर अपने विमान की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपना फ्लाइंग गियर पहना और वो भी तुरंत मिस्टीरियर विमान की तरफ आगे बढ़ गए। चारों विमान फिर से टेकअप करके वहीं पहुंच गए जहां पर उन्हें वो पाकिस्तानी तोपें दिखाई दी थी। और जैसे ही इन पायलटों की यानी कि ये भारतीय विमान उस स्थान पर पहुंचे जहां पर पाकिस्तानी तोपें रखी गई थी, जिसके बाद से तुरंत ही पाकिस्तानी विमान भेदी तोपें गरजने लगी और ये विमान एक के बाद एक करके इन तोपों को नष्ट करने लगे। और इसी बीच जो कि दारा फिरोज चिनॉय थे, इनके विमान में एक जोरों का धक्का लगा। दोस्तों, ये धक्का ऐसा था मानो किसी खच्चर ने दबा के किसी को लात मारी हो या किसी हाथी ने किसी को अपने
पैरों से कुचला हो। दोस्तों, जिसके बाद से ही दारा फिरोज चिनॉय के विमान में जो फायर अलार्म होती है वो बजने लगी। चारों तरफ विमान में धुआं ही धुआं हो गया। चिनॉय को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है, क्योंकि पूरा विमान का कॉकपिट जो है वो धुएं से भरा हुआ था। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। थोड़ी देर बाद धुआं थोड़ा सा कम हुआ, तब विमान का इंजन भी काम करना पूरी तरह से बंद कर चुका था। अब चिनॉय के पास बचने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था इजेक्शन बटन को दबाकर प्लेन से बाहर आ जाना, क्योंकि विमान का जो फ्यूल टैंक था वो भी 1/3 भरा हुआ था। इसके साथ ही विमान बमों से लैस था, उसमें काफ़ी घातक हथियार थे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इंजन पूरी तरह से डेड हो चुकी है और धुआं पीछे से फिर से कॉकपिट में घुसना शुरू कर दी है। इसी बीच चिनॉय इजेक्शन बटन दबाते हैं और प्लेन से बाहर आ जाते हैं। चिनॉय अपनी एक किताब में लिखते हैं, जब मैं नीचे आ रहा था तो मुझे राइफल की गोलियों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। बीच बीच में विमान भेदी तोपों के गोले भी मेरी बगल से गुजर रहे थे। कई गोलियां मेरे पैरासूट को भेदते हुए निकल गई। तब मुझे लगा कि वो मुझे निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये जिनेवा समझौते के शर्तों का उल्लंघन था, क्योंकि विमान गिराए जाने के बाद पायलट का पैरासूट उसके बचने का एकमात्र साधन होता है। वो लिखते हैं, सौभाग्य से मैं गन्ने के खेत में गिरा। गन्ने की कटाई नहीं हुई थी, इसीलिए मुझे अभी छिपने का मौका मिल गया। जैसे ही मैं नीचे गिरा, मुझे पाकिस्तानी सैनिकों की चीखें और गालियां और ऑटोमेटिक हथियारों से चलाई गई गोलियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। दोस्तों, इसी बीच चिनॉय गन्ने की खेत में जिग जॉग स्टाइल यानी कि हिरण के अंदाज में भागने लगे और चिनॉय के पैर को उनके डर ने और गति दे दी। और चिनॉय ने इस बीच दिमाग लगाया कि पाकिस्तानी सैनिक सोचेंगे कि वो भारतीय बॉर्डर की तरफ जाएंगे, लेकिन चिनॉय ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने इसके बिल्कुल विपरीत किया। वो पाकिस्तान की ओर ही भागे, क्योंकि जो भारतीय बॉर्डर था वो पूर्व दिशा की ओर था और पाकिस्तान जो था वो पश्चिम की ओर था। तो चिनॉय पश्चिम की ओर भागे, क्योंकि चिनॉय ने दिमाग लगाया कि पाकिस्तानी सैनिक ये सोचेंगे कि चिनॉय जो है वो पूर्व दिशा की ओर भागेंगे, क्योंकि भारतीय बॉर्डर जो था वो पूर्व दिशा की ओर था। लेकिन चिनॉय ने बिल्कुल इसके विपरीत किया, वो पश्चिम की ओर भागे, क्योंकि चिनॉय जानते थे कि वो अगर दिन में भारतीय बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो उनकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए वो पश्चिम की तरफ भागते हुए गन्ने की खेत में ही छुपे रहे और रात का इंतजार करने लगे। और धीरे धीरे वाहनों और पाकिस्तानी सैनिकों और गोलियों का आवाज़ आना जो है वो पूरी तरह से बंद हो गया। दारा फिरोज चिनॉय अपनी एक बुक में फिर से लिखते हैं, मैं फिर भी खेतों के बीच दौड़ता रहा और बड़े खेतों में गन्नों की आड़ में अपने आप को छिपाता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने अपने दौड़ने की दिशा उत्तर की तरफ कर दी। 2 घंटे तक कभी तेज गति से दौड़ने और जॉग करने के बाद मैंने एक गन्ने के खेत में थोड़ा आराम किया। मैं थोड़ी देर के लिए ज़मीन पर लेट गया और अपनी उखड़ी सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगा। मुझे पता था कि मैं पाकिस्तानी सैनिकों के हाथ लग गया या उनके गिरफ्त में आ गया तो वो मेरे साथ कितना खराब व्यवहार करेंगे या मुझे जान से भी मार देंगे। मैं दुआ करने लगा कि जल्दी से अंधेरा हो जाए। जैसे ही अंधेरा हुआ, मैंने एक गड्ढा खोदा और अपना सारा नक्शा, रडार, ऑथेंटिकेशन सीट और वो सभी चीज़ें गाड़ दी जिससे दुश्मन को थोड़ी बहुत मदद मिल सकती थी। मैंने अपने चेहरे पर कीचड़ मल लिया। मेरा जी सूट पूरी तरह से मेरे पसीने से भीगा हुआ था और कीचड़ से सने होने के कारण काला दिखाई दे रहा था। और अब अंधेरा पूरी तरह से हो चुका था। गन्ने के खेत में थोड़ी देर आराम करने के बाद चिनॉय अब फिर से पूर्व दिशा यानी कि भारतीय बॉर्डर की ओर बढ़ना शुरू कर दिए। चिनॉय ने ऊंची घास और गन्ने के खेतों से आगे बढ़ना जारी रखा, क्योंकि चिनॉय जानबूझकर गन्ने के खेतों और घासों के बीच से जा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो गांव के किसी लोगों के भी हाथ लग जाते हैं तो वो उन्हें पाकिस्तानी सेना को सौंप देंगे। और ये भी जानते थे कि अगर कोई गांव का कुत्ता उन्हें देख लेता है या भौंकता है तो लोग सचेत हो जाएंगे और उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसी बीच चिनॉय को काफ़ी प्यास भी लग रही थी और उन्हें याद आया कि वो सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं। सुबह सिर्फ एक चाय का प्याला पिए थे और दूसरी एक गिलास पानी पीकर ही वो निकल गए थे।
चिनॉय को ये डर सता रहा था कि कहीं डिहाइड्रेशन की वजह से वो बेहोश ना हो जाए, क्योंकि चिनॉय पिछले 20 घंटों से पानी की एक बूंद भी नहीं पिए थे। और ऐसे करते करते वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे। चिनॉय का इरादा काफ़ी मजबूत था और ऐसे करते हुए चिनॉय इक्षोगिल नहर के किनारे पहुंच गया। इक्षोगिल नहर से पहले एक छोटा नहर था जिसे चिनॉय ने पार किया। उसके बाद इक्षोगिल नहर को भी पार करते हुए आगे बढ़ गए। चिनॉय फिर से अपनी एक किताब में लिखते हैं कि जैसे ही मैं अमृतसर बटाला रोड पर आया, मुझे लगा कि मैंने भारत पाकिस्तान सीमा पार कर ली है। तभी मुझे एक गांव के बाहर एक कुआं दिखाई दिया। मैं दौड़कर उस कुएं के पास गया और एक बाल्टी पानी निकाली और सबसे पहले अपनी प्यास बुझाई। जी भरकर मैंने पानी पिया और राहत की सांस ली। चिनॉय आगे कहते हैं कि प्यास बुझने के बाद मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया और मेरे अंदर एक अलग तरह की एनर्जी आ गई। अब मैं अमृतसर बटाला रोड के साथ साथ दक्षिण की तरफ चलने लगा। वे जानबूझकर मुख्य सड़क से बचते हुए चल रहे थे। तभी चिनॉय को तमिल में बोलते हुए कुछ आवाजें सुनाई दी। इसके बाद चिनॉय जान चुके थे कि ये भारतीय सैनिक ही हैं। उसके बाद चिनॉय चिल्लाते हैं, कौन है वहाँ? लेकिन जो सैनिक थे वो चिनॉय को देखकर भौचक्के रह गए, क्योंकि चिनॉय पूरी तरह से कीचड़ में लिपटे हुए, उनकी जो जी सूट थी वो भी पूरी तरह से गंदी थी और चिनॉय का चेहरा भी था वो कीचड़ से भीगा हुआ था। यानी कि चिनॉय जो है वो पूरी संदिग्ध अवस्था में दिखाई पड़ रहे थे। ऐसे में कोई भी सैनिक का संदिग्ध होना लाजमी था। तभी उन सैनिकों में से एक ने तुरंत ही चिनॉय के ऊपर राइफल तान दी और उन्हें दोनों हाथ ऊपर करने के लिए कहा। इसके बाद उन सैनिकों ने अपनी कुछ सैनिकों की टुकड़ी और वहां बुला ली और दारा फिरोज चिनॉय से सवाल जवाब करने लगे। उनको इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई वायुसेना का पायलट कैसे पाकिस्तान से पैदल भारत आ सकता है, वो भी जिंदा। इसके बाद चिनॉय ने उन सैनिकों से ये आग्रह किया कि वे अपने बड़े अफसर को बुलाएं, वे उनसे ही बात करेंगे। जिसके बाद सूबेदार मेजर जीप चलाता हुआ वहां पर पहुंचा। मेजर सूबेदार ने चिनॉय से कहा कि वे जीप की पिछली सीट पर बैठ जाएं और इसी बीच कुछ भारतीय सैनिक भी चिनॉय को कवर करते हुए आजू बाजू की सीट पर बैठ गए। और जैसे ही एक सैनिक चिनॉय के पास बैठता है, गलती से उसकी राइफल में उंगली लग जाती है और उस राइफल की गोली चिनॉय के सर के बाजू से होते हुए गुजरती है। तभी मेजर को काफ़ी गुस्सा आता है और जो मेजर है वो उस सैनिक को काफ़ी जोरों का तमाचा लगाता है। चिनॉय अपनी बुक में बताते हैं कि ये थप्पड़ इतना ज़्यादा खतरनाक था कि बंदूक की गोली की आवाज़ उतनी अधिक नहीं थी जितनी मेजर को उस सैनिक को मारा गया थप्पड़ था। इसके बाद चिनॉय को कैप्टन के पास ले जाया गया। कैप्टन ने चिनॉय से परिचय पत्र मांगा। तब चिनॉय ने कहा कि जब वो मिशन पर जाते हैं तो वो कोई भी परिचय पत्र या अपनी पहचान लेकर नहीं जाते हैं और अगर कहीं मिशन में फेल हो जाते हैं तो उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि वह अपने पहचान को छुपाएं या किसी भी तरीके से अपने पहचान को नष्ट कर दें। और चिनॉय ने भी पाकिस्तान में गिरने के बाद यानी कि क्रैश होने के बाद उन्होंने भी ऐसा ही किया था। उनके पास जो कुछ भी पहचान था वे वहीं जमीन पर उन पहचान को नष्ट कर दिया था। इसके बाद कैप्टन ने दारा फिरोज चिनॉय से उनकी यूनिट लोकेशन और उनके कैप्टन का नाम पूछा। फिर चिनॉय ने आगे बताया कि उनके ग्रुप कैप्टन का नाम जॉक लॉयड है। चिनॉय अपनी एक किताब में और आगे लिखते हैं कि कैप्टन ने मुझसे पूछा कि क्या आप किसी कहाई को जानते हैं? मैंने जवाब दिया हाँ, वो मेरी यूनिट में फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं। उनका अगला सवाल था क्या वो मोटे और बौने सिख हैं? मैंने जवाब दिया नहीं, वो दुबले पतले दाढ़ी वाले सिख हैं। ये सुनते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, मैं कैप्टन कहाई हूँ, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहाई का चचेरा भाई। उसके बाद उस कैप्टन ने मुझे नाश्ता कराया और कॉफ़ी भी पिलाई। और दोस्तों, चिनॉय को फिर से उनके लोकेशन पर भेज दिया गया और दूसरे दिन चेकअप के बाद चिनॉय पूरी तरह से फिट निकले और फिर से चिनॉय युद्ध में हिस्सा लिए और काफ़ी बढ़ चढ़कर इस युद्ध में अपना योगदान दिए। और दोस्तों, इस तरह से 23 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच का ये युद्ध विराम हो गया।
लेकिन उस समय चिनॉय की भारत पैदल वापस आने की कहानी को लोगों तक पूरी तरह से छिपाकर रखा गया था और युद्ध समाप्त होने के करीब 3 महीने के बाद यानी कि 1 जनवरी 1966 को तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह ने फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोज चिनॉय के पाकिस्तान से भारत पैदल आने की कहानी को पूरी तरह से पब्लिक किया। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसे लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और आज के लिए हमें इजाज़त दें।